Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So as you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग जो हमारे पास क्वांटिटीज थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि है हमारे पास रिलेशंस. आज के लेक्चर में हम फाइंड आउट करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज. ओके जी, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले अगर हम सिंबॉलिक सिस्टम्स की बात करें, जो सिंबल्स हमारे पास मौजूद थे, आपको पता है कि लीनियर्स यहाँ पर हम लिख देते हैं लीनियर क्वांटिटीज और यहाँ पर हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज. अब सबसे पहले क्वांटिटी हमारे पास कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट. लीनियर में हम उसे कभी कभी एस से शो करते हैं मोस्टली, और कभी कभी हम उसे डी से भी शो करते हैं और समटाइम्स हम उसे आर से भी शो करते हैं. तो लीनियर में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसे एस से शो किया जाता है मोस्टली. ठीक है, मार्क माय वर्ड, मोस्टली. और एंगुलर, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसे हमने किससे शो किया था? थीटा से. क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बनती ही एंगल की वजह से है. दूसरी बात, नाउ उसके बाद हमारे पास क्या था? वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी हमारे पास जो है उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज स्मॉल v विथ वेक्टर अहेड. वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो वेक्टर अहेड, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब अगर हम लीनियर वेलोसिटी, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो उसे हमने शो किया था ओमेगा से, और जिसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पर साइड बाय साइड लिख देते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम. और इसका ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या थी? एक्सीलरेशन. वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी. अगर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखें हम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें तो उसे हमने अल्फा से शो कर दिया. अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं इनके नाम, दैट इज थीटा अ ग्रीक वर्ड, ओमेगा अ ग्रीक वर्ड एंड अल्फा एज वेल अ ग्रीक वर्ड. और ये है डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सिंपल अपने अपने नाम से ही शो हो रहे हैं. अगर हम इसका फॉर्मूला रिमेंबर करें तो हमारे पास क्या था? चेंज इन ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. तो ये तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हो गई जो हमने अपने सबसेक्शन में डिस्कस करते आ रहे हैं. ठीक है, एक माइंड में होना चाहिए आपके पास कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया, हमने इन सब के फॉर्मूलाज पढ़े. क्या अभी तक हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा कि जिसके अंदर लीनियर भी आए और एंगुलर भी आए? वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में, किसी के बारे में भी हमने ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक कोई डिस्कस किया है कि जिसके अंदर दोनों चीजें हमारे पास आ रही हो? So the answer of this question is no. Why? क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिलेशन हमने अभी तक बनाया ही नहीं, हमने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया कि इनका रिलेशन क्या है. तो अभी हम इस सबसेक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं इन दोनों के दरमियान, इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन, यानी एक न्यू फॉर्मूला डिस्कवर करने वाले हैं हम. तो जो सबसे पहला रिलेशन है वो हम किसके बारे में फाइंड करने लगे हैं? रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहें तो अगर आपने लास्ट सब सेक्शन देखा होगा हमारा, तो आपको इजीली मेंशन दिखा होगा. एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, वो क्या था? S is equal to r theta. What was this? क्या इसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है? यस, हियर इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है आपके पास? ये है
लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका ये क्या है आपका, ये है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आया, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला हमने बाकायदा कंप्राइज करके देखा था। अभी दोबारा कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस, ओके जी। इसके अंदर इसने यहां से लेकर यहां तक थीटा कवर किया, ओके। अब इस थीटा को इसने यहां से लेकर यहां तक, पहले यहां तक एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, उसने यहां तक ये मूवमेंट ली और उसने सम डिस्टेंस कवर किया। तो हमने क्या लिखा था कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एंगल फॉर्म करेगा। और ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, और आपको पता है रेडियस इस केस में हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये तो रहा हमारा सिंपल रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। So now let's find out its relation. अगर हम रिलेशन की बात करें स्पेशली लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, इस बार हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। सपोज कर लेते हैं अगेन हमारे पास ये डायग्राम है, आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। अब ये इसका रेडियस, ये इसका डिस्प्लेसमेंट 1 एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट 2। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्सली दिस इज फॉर्मिंग अ ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका कोई रिलेशन होगा लीनियर के साथ, क्या हो सकता है वो रिलेशन, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अपने माइंड को हो सके तो वीडियो को पॉज करके अपने माइंड पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और बताएं कि रिलेशन कहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। अब सपोज करें कि यहाँ पर स्ट्रिंग, जो आप उस स्ट्रिंग से घुमा रहे थे, उस धागे से घुमा रहे थे, सपोज करें कि अब वो धागा जो है वो टूट गया, यहाँ से वो ब्रेक डाउन हो गया। अब जब भी आप देखते हो कि प्रैक्टिकली भी आप करके देख लो कि जब भी आपने घुमाए, ठीक है, जहां से वो चीज टूटेगी धागा, उसी, अगर वो सपोज यहाँ से टूटा है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर कोई सर्कमफेरेंस नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, तो ये जो वेलोसिटी कवर करेगा वो होगी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, एज यू नो दैट। आगे हमारे पास रिलेशन, वेरी नाइस। अब अगर हम प्रैक्टिकली मैथमेटिकली रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, लेट सपोज, लेट जो अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब अगेन हम अपने कंपोनेंट्स याद करते हैं, दैट वाज थीटा, and change in displacement is called linear velocity, change in angular displacement is called angular velocity, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मूला इनका जो था वो उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलते हैं। थीटा में चेंज आया, अब हमें पता है कि चेंज आता है किसके अकॉर्डिंग, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो डिवाइड टाइम ऑन बोथ साइड, टाइम को डिवाइड करवा लेते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दिस इज, अब यहाँ पर आप कंप्रोमाइज करो, ये आप गौर से देखो जरा क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये अपॉन टाइम, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो नहीं है। और जो सेकंड चीज हमारे पास बनी, चेंज इन थीटा, यहाँ आप बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या बात, अगर हम इस सारी सिचुएशन को इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग पुट कर दें तो ये हमारे पास बन गया आपका रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द एंगुलर वेलोसिटी। बन गया रिलेशन, वेरी इजी, दैट वाज वेरी इजी। अब वो जो कहानी हमने स्टार्ट की थी सर्कल के अंदर, क्या उससे कंटिन्यू कर लें। अब आपको पता है कि हम इससे सर्कल की कुछ क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। आपको पता है यहाँ से लेकर उसके सेंटर से लेकर उसका जो होता है वो रेडियस होता है, हमें पता है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइन अगर सपोज करें एक सर्कल को क्रॉस करके जाए तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, चाहे वो कहीं से भी क्रॉस करके जाए। तो आप इजीली देख सकते हो कि जो लाइन है
ये क्रॉस करती हुई जा रही है, और जब ये क्रॉस करती हुई गई तो इसने वेलोसिटी प्रोड्यूस की, दिस केस में, इस केस में, ओके, रिमेम्बर दिस। तो अब अगर हम इस वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास फाइंड आउट हुई है, उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो क्या गलत बात है? नो। सो द लीनियर वेलोसिटी is also called tangential velocity, but in the case if it leave a moving, but in the case if, अगर हम इसको इस तरह से कंप्राइज कर दें कि इफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको यहां से एस कर दें, इफ मूविंग ऑब्जेक्ट लीव द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। केस आपने जरूर याद रखना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी आपके पास कब फॉर्म हो रही है, जब आपके पास जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी बन रही है इन द केस ऑफ लीविंग द ग्राउंड, किसके ग्राउंड, जो सर्कमफेरेंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसको लीव करके जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट चला गया, तभी उसके अंदर जो वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, उसे हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है आपके पास, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने इसका रिलेशन भी फाइंड कर लिया। अब अगर हम इसका एक क्या है, यहाँ पर एक क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को देखें, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन भी प्रोड्यूस हो चुकी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और वो डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ, किस का प्रोडक्ट, यहाँ पर ये क्या है, ये आर क्या शो कर रहा है, ये आर भी अब एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, सॉरी, पोजीशन वेक्टर को, किसको, ये भी एक पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है इन द केस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, आप बोल सकते हो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये, पोजीशन वेक्टर, सबसे पहला क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास ये, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो आप अब एबल हो उसको, उसके क्वेश्चन का आंसर देने के, आई होप। क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बयान करना चाहें तो किस तरह करेंगे, कि वो वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग द मूविंग इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर वो वेलोसिटी, अगर वो सर्कमफेरेंस, उसका कनेक्शन टूट जाए, उसका कॉन्टेक्ट टूट जाए, तो फिर जो वेलोसिटी से वो, जिस रफ्तार से वो जाएगा इन आउट ऑफ द सर्कल, तो वो एक टेंजेंट फॉर्म करता है, और उसी वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। या अगर हम इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स, अगर हम इसको आंसर करना चाहें, तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको ये रिलेशन इजीली समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हमने एक नई चीज भी डिस्कस कर ली, और वो क्या है हमारे पास, टेंजेंशियल वेलोसिटी, which is regarding with this chapter. Now let's find out the relation between linear and angular acceleration. Again हम वही बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब चेंज आता है इनटू द लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है, जब चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगेन सबसे पहले मैथमेटिकली बात करते हैं, फिर हम डायग्राम से भी इसको समझेंगे। So let the change in linear velocity
एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब जब भी चेंज आता है तो आपको पता है कि हमारे पास क्या आता है, टाइम। तो अब पहली बात तो हमें पता है इन दोनों का रिलेशन अभी अभी हम फाइंड कर आए हैं, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। ओके जी, अब डिवाइड विथ टाइम ऑन बोथ साइड, सेम प्रोसीजर। अब अगर हम टाइम को दोनों साइड पर डिवाइड करवा दें, इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं क्योंकि हमें याद आ रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर टाइम आता है तो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और जब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रोसीजर इसलिए जा रहा है हमारा क्योंकि हमें सारी चीजें पता है, हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपली हम इसको लिख देते हैं दिस, और ये हमारा अल्फा। ये रहा रिलेशन आपका अकॉर्डिंग टू द चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें डायग्राम से भी समझना है। ये रही आपके पास डायग्राम, ये इसका सेंटर, रेडियस, यहाँ से उसकी वेलोसिटी की वो जो टूटी थी। ठीक है, अब जो अगर ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, अगर ये वेलोसिटी यहाँ तक थी डिक्रीजिंग चल रही थी, इसका स्पीड कम थी, अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन की वो होगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये एक्सेलरेशन भी इसी के अकॉर्डिंग जाएगा, पैरेलल होगा टू द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जो ये भी हमने बात डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब भी कोई लाइन जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल को मूव करके टच करके जा रहा हो तो वह टेंजेंट फॉर्म करता है। क्या मतलब, अभी तो डिस्कस किया था हमने वेलोसिटी के केस में इसको, टेंजेंट को। एक्सेलरेशन के केस में ये कहां से आ गया? एक्चुअली एक्सेलरेशन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या मतलब, समझ नहीं आई बात कि यहाँ पर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है क्या कभी? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे सिंपल वर्ड्स में? तो जो लीनियर एक्सेलरेशन, सबसे पहले आपने बात याद क्या रखनी है, क्या लिखना है यहाँ पर कि लीनियर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंबल्स में हमारी बात चल रही है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या अभी अभी डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? टेंजेंशियल इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज टेंजेंट टू द सर्कल। सिंपल वर्ड्स में, अभी हमारी बिल्कुल कहानी सिंपल वर्ड में चल रही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is the acceleration which is tangent to the सर्कल, ये सर्कल के टेंजेंट जा रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और अगर हम इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो जब ये टेंजेंशियल फॉर्म हो चुका है तो आपको पता है अब यहाँ पर जो आर है हमारे पास वो शो कर रहा है एक पोजीशन वेक्टर को। तो हमारे पास यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी बनेगी जो हमने अभी लास्ट केस में ही बनाई थी अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, और वो क्या बनेगी? द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और वो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है? आर, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम अल्फा से शो कर रहे हैं, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
सो यहाँ तक हमने रिलेशन फाइंड कर लिया किसका। सबसे पहले हमने रिलेशन फाइंड किया था लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद हमने फाइंड किया रिलेशन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, और लास्ट में अभी अभी हमने डिस्कस किया है किसका, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब आपके पास एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज किस तरह टाइप के आएंगे, यहाँ पर वो एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो आपको इनका कोई भी एक उठाकर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दे देंगे और वो बोलेंगे कि आप इसके जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकोगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे। और आई होप कि आपको ये फॉर्मूला हमने कितनी सिंपलिसिटी में डिस्कस किया है, आई डोंट थिंक कि आप इसको भूल सकोगे, क्योंकि ये वही सिंपल सी बातें हैं, वही बेसिक सी बातें हैं जो हम फ्रॉम द 9th क्लास हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो दो टॉपिक्स रह चुके हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले सेंट्रीपिटल को डिस्कस करते हैं। दो वर्ड्स हैं हमारे पास। तो सेंट्रीपिटल आपको पता है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो फोर्स which tends the object to move in circular path, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और एक्सेलरेशन आपको पता है, the rate of change of velocity। अब अगर आपसे बोला जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो कंबाइंड वर्ड है ये, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब अगर आपसे बोला जाए कि इन दोनों को कंबाइनली डिस्कस करें, कि इन दोनों को कंबाइनली आप डिस्क्राइब करो, किस तरह डिस्क्राइब करोगे कि आप इसको सिंपली लिख दो, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ, किसके अंदर चेंज, किसके अंदर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, तो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें तो आप समझ जाइए इट इज अ हिडन कि यहाँ पे सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, या अगर वो, अच्छा, वो चेंज मे बी इन द डायरेक्शन हो सकता है, मे बी इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ओनली, यानी या तो फिर वो चेंज डायरेक्शन में भी हो सकता है, या तो फिर वो चेंज सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के अंदर भी आ सकता है। तो फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी हमारे पास, वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल, सेंट्रीपिटल क्या है आपके पास, just because of the change of velocity may be in the direction and the magnitude only is called the centripetal acceleration। very basic word, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कहानी नहीं थी बड़ी जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, जो एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमने एंगुलर जो एक्सेलरेशन डिस्कस की थी उसकी डायरेक्शन हमने देखा था कि अलोंग पैरेलल थी, अगर वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ है। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग हो रही है, अगेन सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक माइंड में एक माइंड में बन जाता है अगेन भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका रेडियस है। ओके जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसने स्ट्रिंग टूटा, कॉन्टेक्ट टूटा, वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, और उस वेलोसिटी के नतीजे में हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई। ओके जी, अब अगर ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है, और सपोज अगर वो स्ट्रिंग यहाँ से टूटा हो, या चाहे वो यहाँ से टूटा हो, या वो चाहे यहाँ से टूटा हो, कहीं से भी टूटा हो, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी आपको पता है कि वो चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आता रहेगा, वो वेलोसिटी के चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती रहेगी। अब चाहे वो कहीं से भी हो,
उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? towards the center of the circle. So the direction of centripetal वर्ड के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन बनाई, इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसके डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें अगर लीनियर एक्सेलरेशन का बोला जाता या एंगुलर एक्सेलरेशन का बोला जाता तो हम क्या करते हैं कि हाँ भाई अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो फिर उसके साथ पैरेलल होगी, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके साथ पैरेलल हो जाएगी। बट यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है पिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड दी सर्कल, ये सर्कल की तरफ होती है। चाहे वो एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो वो डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ प्रोड्यूस हो वो उसकी डायरेक्शन सेंटर के अलोंग जाती रहेगी। यानी वो एक्सेलरेशन कहीं पर भी प्रोड्यूस हो उसकी जो डायरेक्शन है आपके पास जो भी हो चाहे वो उसके अलोंग द सर्किल। अब हमारे पास डायरेक्शन की बात होगी। ओके है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी हमें हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन और उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर उसके डायरेक्शन को तो डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड? इसके मैग्नीट्यूड का क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड क्या, अगर हम इतनी बड़ी उसकी डेरिवेशन को छोड़ के जस्ट उसके फॉर्मूला को डिस्कस करें तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला मौजूद है, ये रहा उसका पहला फॉर्मूला। अगर आपके पास वेलोसिटी मौजूद हो और उसका आपको रेडियस बताया जाए और फिर बोला जाए कि बताएं अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो वो आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। व्हाट? पहला फॉर्मूला? क्या यहाँ पर इसके दूसरे फॉर्मूलाज भी है? ऑफ कोर्स इसके दूसरे फॉर्मूलाज भी है। अगर वहां पर आपके पास वेलोसिटी ना गिवन हो और वो आपको दे दे रेडियस, उसके साथ वो लीनियर वेलोसिटी के अलावा आपको दे दे एंगुलर वेलोसिटी, देन हाउ विल यू कैलकुलेट इट? जस्ट आप इसको क्या कर दे, इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी का हमने जो अभी भी रिलेशन फाइंड किया था वो पुट कर दें, दैट वाज ओमेगा होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल। हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से शो कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर आप इसको वैल्यूज पुट करने के बाद कट कर दो तो फिर वो ज्यादा बेहतर है। इन केस अगर आपके पास ना वेलोसिटी गिवन है ना ही आपके पास पर्टिकुलरली कुछ और गिवन है, आपके पास जस्ट गिवन है रेडियस बताया है उसने कि वो इतना रेडियस है उस सर्कल का, और दूसरा उसने बताया कि उसने टाइम कितना लिया, तो आप क्या करोगे? तो भी आपके पास एक और फॉर्मूला मौजूद है। इसकी बेसिकली अभी हम जो फॉर्मूलास लिख रहे हैं इसकी पर्टिकुलरली डेफिनेशन और डेरिवेशंस हैं जो हमारे फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हमारे पास क्लास 11 में हमारे पास डिस्कस की गई है फिजिक्स की बुक में। तो यहाँ पर हम जैसे इसके फॉर्मूलास को रिमेम्बर करेंगे। AC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन R अपॉन total time taken by the object to cover a revolution या rotation। तो total time भी जो होगा, this is the formula for the time। ठीक है, अगर टाइम गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपके पास वेलोसिटी और रेडियस गिवन हो तो आप ये वाला करोगे, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला। तो ये रहे हमारे पास 3 फॉर्मूलास रिगार्डिंग विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो हो गई हमारी भाई थ्योरी की बात। अब इसके एमसीक्यूज को रिलेट करते हैं। एमसीक्यूज से आपसे वो क्या पूछेंगे? आपसे वो पूछ सकते हैं, मे भी वो एक थ्योरी को क्वेश्चन बना दें कि बताएं कि डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी? इट इज टुवर्ड द सर्कल। और दूसरी बात आपसे अगर वो पूछ ले आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा,
आप यहाँ पर रेडियन पर स्क्वायर लिखोगे या एक्सीलरेशन का यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप सबसे पहले ये तो बात याद रख लो कि हम यहाँ पर जिस एक्सीलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं वो एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं है, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सर्कल के अलोंग तो जो बॉडी मूव कर रही थी उसके अंदर जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई वो तो अलग बात है, लेकिन जब उस कॉन्टेक्ट टूटा, वो जो कॉन्टेक्ट टूटा फिर जो एक्सीलरेशन यानी कि फिर जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई उस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया उसके बाद, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा, उसके बाद जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई और वो एक लीनियर एक्सीलरेशन है और उस लीनियर एक्सीलरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो यूनिट है हमारे पास वो क्या होगा, वो आपका वही होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट था एक जो आपको क्लियर करना था। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, आपने ये याद रखने हैं इनके तीनों फॉर्मूलाज कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट करें, आपके जस्ट उसने वेलोसिटी दे दी और रेडियस बता दिया, फिर बताया इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, तो फिर वेरी इजी है। बट अगर उसने वेलोसिटी ना दी हो, आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे दी हो, फिर आप उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर भी आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। और अगर उसने आपको ना वेलोसिटी दी है ना ही एंगुलर वेलोसिटी दी है, जैसे से आप उसको टोटल टाइम डिस्कस कर लिया, तो फिर आपके पास उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं। तो यहाँ तक था हमारा पूरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओनली। So now let's talk about the centripetal force. Centripetal force क्या है आपको पता है? वो फोर्स, अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें, force which binds the object to move along the circumference of circle is called centripetal force। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपने सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग, किसके सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग उसको मूव करने की हिम्मत रखे, यानी कि उसको बांधे रखे अपने साथ कि वो उस ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल, पर्टिकुलरली एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहा हो, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन लिखी है और ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स भी हैं हमारे पास जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी अपने 9th क्लास में। तो अब अगर हम एक और मेजर बात है हमारे पास, एक और मेजर बात आपने क्या याद रखनी है कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स circular motion is not possible। ये जस्ट फोर्सेस थी हमारे पास, ठीक है, साइंटिस्ट ने और कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट उन फोर्सेस का नोमेनक्लेचर कर दिया, यानी उन सारी फोर्सेस को उन्होंने नाम दे दिया है। अब एक बात आपने क्या जाना, एक मेजर बात है कि एक जनरल थिंग है व्हाट, कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। एज यू कैन सी दैट कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगी तो उस ऑब्जेक्ट को बाइंड कौन करेगा कि वो एक सर्कमफेरेंस के अलोंग ही मूव करता रहे। तो ये भी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही उसको बाइंड करे रखती है। ठीक है, अब अगर हम इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन है, या अगर हम इसको प्रॉपर लाइन लिख दें, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जिस भी सर्कल के अकॉर्डिंग मूव कर रही है तो उसके जो सेंटर है उसी की तरफ
इसकी डायरेक्शन मौजूद होगी। अब डायरेक्शन की तो बात हो गई हमारे पास, ठीक है, वो डायग्राम में भी आप इजीली देख सकते हो जो कि हमने लास्ट अपने टॉपिक में ड्रॉ की थी। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये फोर्स है और हमारे पास फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला क्या मौजूद था, F इजिकल टू एम है। अब अगर हम इसको रिलेट करें अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर आप इसका फॉर्मूला किस तरह बना सकते हो। अभी अभी जो हमने कैलकुलेट किया एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, तो आपने जस्ट एम रखना है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास वो क्या था, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये रहा आपके पास फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मतलब यहाँ पर दूसरे फॉर्मूलास भी होंगे, तो जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा, हमने वो डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द, अगर हमारे पास वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी दी जाए तो फिर आपके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ पर क्या था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का v स्क्वायर अपॉन आर। अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, वो है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो यही फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दो, ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये रहा आपका सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला भी बन चुका है। हम अपना थर्ड फॉर्मूला याद करते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले F इजिकल टू एम, इतना एज इट इज लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन का थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द टाइम, दैट वाज 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो अब यही फॉर्मूला आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टाइम, और ये मास हमारा यहीं तक। ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक और चीज क्या याद रखनी है, अगर हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे प्यारी एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर चले जाओ, ये सारी जो अर्थ है आपके पास, ये किससे बनी हुई है, मैटर के पास। और मैटर, ऑफ कोर्स मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स। एटम्स के अंदर आप अगर चले जाओ तो आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियस इसके अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, एज यू कैन सी दैट। ओके जी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने पाथ के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करने में सेंट्रीपिटल फोर्स का ही हाथ है? ऑफ कोर्स, ये जिस फोर्स के साथ, जिस फोर्स के अलोंग मूव कर रहा है, और वो फोर्स जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसीलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करे रखती है इन द एटम, वो फोर्स भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अगर हम इसे यहां पर ये लिख दें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रही आपके पास एग्जाम्पल, ठीक है। ऑफ कोर्स, अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, दुनिया से बाहर आ जाए थोड़ा सा। अर्थ है आपके पास, पूरी की पूरी अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, इसके इर्द गिर्द आपके पास ऑर्बिट्स के अंदर मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो उस मून को भी कौन बाउंड करे रखा है कि वो मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही मूव करता रहे।
तो ऑफ कोर्स इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जब भी वर्ड आता है तब आपको एक और चीज माइंड में क्लिक जरूर करती है, और वो हमारे पास दूसरी फोर्स है जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस कर लें, ये छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है हमारे पास? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से दूर रखे। फोर्स डेफिनेशन लिख देते हैं छोटी सी। फोर्स विच कीप्स अवे the object from its center is called centrifugal force. Remember that centrifugal force. ठीक है, तो वो फोर्स फॉर सपोज अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इस तरह से। अब इसको अपने सेंटर से दूर कौन रख रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सर्कल के अलोंग वो कौन सी फोर्स है जो इसको इसके करीब धक्का दे रही है? यानी कि पहली फोर्स जो है वो सेंटर से उस ऑब्जेक्ट को दूर रख रही है, और दूसरी फोर्स जो है हमारे पास दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स क्या कर रही है आपके पास? वो उस ऑब्जेक्ट को सर्कल जो उसका सेंटर है उसके अलोंग खींचने की कोशिश कर रही है। दैट्स व्हाई आप एक सर्कुलर मोशन देखते हो। हमें हमेशा पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो फोर्सेस जरूर मूव कर रही होंगी। आप अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ले लो तो इलेक्ट्रॉन भी जो मूव करते हैं तो उनके अंदर भी जो दो इलेक्ट्रॉन मूव, पहली बात तो वो अपने ऑर्बिट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, और दूसरी बात वो अपने ही एक्सिस में मूव करते हैं। इसे हमने अपने लेक्चर केमिस्ट्री के वो उसमें डिस्कस किया हुआ था, इजीली डिस्कस किया हुआ, आप वहां पर भी देख सकते हो। तो ये अपने अलोंग भी मूव करते हैं अपने ही एक्सिस में। तो उस वो कौन सी फोर्स है जो इन दोनों चीजों को बाइंड करके रखती है? एक सबसे पहले आपने देखा कि सर्कुलर मोशन में उस सेंटर से उसको दूर रखने वाली फोर्स वो कौन सी थी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो कौन सी फोर्स है जो उसको सेंटर के अलोंग ला रही है, उसको खींच रही है? वो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपके पास दो फोर्सेस थी जो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करती हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्मूला को यूज करें और देखें तो इसका फॉर्मूला पता है क्या है? F इज इक्वल टू mv²/r। वही फॉर्मूला है जो इसका है, बस आप इसके आगे माइनस लगा दो तो ये बन गया आपके पास सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला। अगर हम सेकंड फॉर्मूला देखें तो ये भी इसके लिए यही होगा, बस आपने क्या करना है यहाँ पर माइनस लगा देना है। अगर थर्ड फॉर्मूला फॉर द टाइम फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। तो ये सारे बन जाएंगे फॉर्मूलाज फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन कर रही है। फॉर्मूलाज भले सेम हो लेकिन अपोजिट हम जो अपोजिट होती है हमारे पास उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। So that's all your centripetal force, centrifugal force, and the topics we have discussed in this topic. I hope कि आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स इजीली समझ आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरा अच्छे से ट्रायल किया था कि मैं आपको हर टॉपिक इजीली आपके माइंड में फिट कर सकूं। तो इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।